नूरपुर गांव में एक रोज संध्या अपनी सहेली पूनम के साथ घाट से पानी भरकर लौट रही थी। वो दोनों बातें करते हुए जैसे ही महल के पास से गुजरती हैं, तो पूनम संध्या से, पता नहीं कौन होगी वो लड़की जो इस महल की रानी बनेगी। क्या मतलब ये कि महाराज और महारानी अपने छोटे बेटे यानी राजकुमार वंशराज के लिए साधारण सी गुणी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो क्यों भला? सुना है महाराज के छोटे बेटे की कुंडली में लिखा है, अगर उसने किसी राजघराने की लड़की से शादी की तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए वो अपने बेटे के लिए एक साधारण सी गांव की लड़की ढूंढ रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन हम जैसी गरीब लड़की को कौन ही भला अपनी बहू रानी बनाएगा। अपनी शादी तो किसी कुमार लकड़हारी या राजा के दरबार में काम करने वाले किसी सैनिक से ही होगी। दोनों सहेलियां हंसते हुए अपने अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज गांव में सभी लड़कियों को राजकुमार के स्वयंवर के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही उन सबको अपने हाथ की बनी कोई चीज राजकुमार को भेंट करनी थी। संध्या भी इस स्वयंवर में भाग लेती है। क्या पता मेरी किस्मत खुल जाए और मैं उस शाही महल की रानी बन जाऊं। संध्या भी बहुत अच्छे से तैयार होकर स्वयंवर में जाती है। साथ ही वो अपने हाथों से बेहद ही खूबसूरत तैयार किया हुआ गुलदस्ता राजकुमार को देती है। राजकुमार जी, ये सभी फूल मेरी क्यारी के हैं, जिन्हें मैंने अपने हाथों से लगाया था। साथ ही ये कढ़ाई की हुई चादर मैंने अपने हाथों से बनाई है। राजकुमार को वो सब पसंद आ जाता है। साथ ही संध्या की सादगी और खूबसूरती भी उसे भा जाती है। वो संध्या को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लेता है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और गरीब घर की लड़की संध्या महलों की बहू बनकर आ जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। जाइए छोटी रानी, आज आपकी पहली रसोई की रस्म है, उसे पूरा कीजिए। संध्या पूरे महल में घूम आती है, लेकिन उसे कहीं रसोई घर नजर ही नहीं आता। वो अपनी जेठानी के पास जाती है। फिर उसकी जेठानी उसे बड़ी सी रसोई में लेकर जाती है, जहाँ एक बहुत ही बड़े से कमरे में काफी मॉडर्न रसोई बनी होती है। फिर जेठानी वहां से चली जाती है। हे भगवान, इसे रसोई कहते हैं? बाप रे बाप, कितनी बड़ी, और पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें। लेकिन चूल्हा कहाँ है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लगता है अब मुझे खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा। संध्या बाहर गार्डन में जाती है। फिर मिट्टी लेकर रसोई में जाती है। मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है। अरे, चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब इसके लिए लकड़ी भी तो चाहिए। संध्या गार्डन से कुछ छोटी छोटी लकड़ियां भी तोड़कर ले आती है, जिससे पूरे महल में धीरे धीरे धुआं ही धुआं हो जाता है। अरे, ये धुआं धुआं महल में कैसे हो गया? कहीं आग तो नहीं लग गई? हमें अभी भीतर जाकर देखना होगा। जेठानी जल्दी से रसोई की तरफ जाती है। ये क्या संध्या, ये सब क्या है? खाना बनाने का चूल्हा है जेठानी जी, लेकिन यहाँ गैस है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, फिर तुमने ये क्यों बनाया? मुझे तो इस धुएं से एलर्जी हो रही है, मैं तो चली। अरे ये क्या, ये पूरे महल में धुआं धुआं कैसे हो गया बड़ी बहू? ये सब उस संध्या के कारण हुआ है। उसने महल की रसोई में चूल्हा बनाया। क्या? चलो तो चलकर देखते हैं। छोटी बहू, ये तुमने क्या किया? माँ जी, अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए। लेकिन आप घबराइए मत, पहले चूल्हा गीला था ना, इसलिए धुआं हो गया था, लेकिन अब धुआं चला गया है। बताइए आप क्या खाएंगी? तू जो भी बनाएगी वो हम सब खा लेंगे, और मिट्टी के चूल्हे में बना खाना तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे पूर्वज भी तो इसी में खाते थे ना, और तुझे तो इसी में आता है बनाना, तो इसी में बना लिया कर। लेकिन माँ जी, ऐसे तो इस महल की दीवारें गंदी हो जाएंगी। हमारा महल इतना भी कमजोर नहीं कि धुएं के कारण इसकी दीवारें गंदी हो जाएं, और हो भी गया तो हम उसकी मरम्मत करवा लेंगे। ये सुनकर बड़ी बहू रानी को छोटी बहू से जलन होने लगती है। कुछ देर बाद संध्या सबको खाना परोसती है। अरे वाह, कितना बढ़िया देसी खाना आज हमें खाने को मिला है, और क्या स्वाद है इसमें। छोटी बहू के हाथों में भी कमाल का स्वाद है भाई। आज लग रहा है अपने छोटे बेटे के लिए गांव की लड़की चुनकर हमने कोई गलती नहीं की। लेकिन जेठानी उससे और भी गुस्सा होती है। अब जहाँ राजघराने की बड़ी बहू गैस पर खाना बनाती, तो वहीं गांव की संध्या नीचे बैठकर चूल्हे पर खाना बनाती। ओहो, कितनी खांसी हो रही है मुझे इस धुएं से, और मेरी आंखें भी जल रही हैं। ये कहते हुए गैस पर खाना बना रही जेठानी रसोई से बाहर चली जाती है, और कुछ देर बाद जब वो अंदर आती है तो उसकी सारी सब्जी जल चुकी होती है। हे भगवान, इस गांव की गवार की वजह से मेरी सारी सब्जी जल गई। माफ करना जेठानी जी, अब आप मेरे हाथ की बनी सब्जी खा लीजिएगा। आज मैंने कटहल की फ्राई सब्जी और मलाई कोफ्ता बनाया चूल्हे पर। आज आप भी यही चूल्हे का बना खाना ही खा लीजिएगा। ये क्या, इतना सारा देसी घी? क्या तुम जानती नहीं कि ये सब सेहत के लिए कितना खतरनाक होता है? नहीं, ये गांव का देसी घी है जो संध्या अपने घर से लाई है,
और इतनी शुद्धता वाला खाना भला सेहत के लिए कैसे खराब हो सकता है? संध्या, तुम कल हमारे लिए चूल्हे पर दाल बाटी बनाना। सुना है हमारे दादा परदादा चूल्हे पर बना देसी खाना ही खाते थे, तभी तो वे इतने बलशाली थे कि कई कई दुश्मनों को अकेले मार गिराते थे। कल मैं आप सभी के लिए दाल बाटी बनाऊंगी। ये देखकर बड़ी बहू को उससे जलन होने लगती है। अब की बार ये संध्या खाना बनाएगी ना तो मैं उसके इस चूल्हे को ही खराब कर दूंगी। बड़ी तारीफ बटोर ली उसने अपने उस चूल्हे के पीछे। अब वो हर काम में छोटी बहू को नीचा दिखाती रहती, कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती। मैं राजघर आने से हूं, तभी तो देखो मेरे माता पिता ने कितना कुछ मुझे दहेज में दिया था, और एक ये गरीब खाली हाथ ही चली आई। ऊपर से अपनी इन गवार हरकतों से मुझ राजघराने से आई हुई लड़की को नीचा दिखा रही है। उसके कारण मुझे कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब मैं उसे मजा चखा कर ही रहूंगी। शाम को जब संध्या चूल्हे पर खाना बनाने लगती है तो उसकी जेठानी गैस पर खाना बना रही होती है। तभी चूल्हे के धुएं से उसे फिर से खांसी आने लगती है। फिर गुस्से में वो जानबूझकर चूल्हे पर पानी डाल देती है, जिससे एकदम से पूरी रसोई में धुआं धुआं हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? देखिए ना माँ जी, हम चूल्हे पर खाना बना रही थी कि अचानक जेठानी जी ने चूल्हे में पानी डाल दिया, जिससे धुआं धुआं हो गया। तो और क्या करती? तुम्हारी इन गवार हरकतों से जो बार बार धुआं होता है और मुझे खांसी होने लगती है, उसका क्या? मैं इस गरीब देवरानी के साथ और खाना नहीं बना सकती। अब मुझे इस रसोई घर का बंटवारा चाहिए। चुप करो तुम दोनों, जानती भी हो क्या कह रही हो। आज तक हमारे राजघराने में कभी बंटवारे की बात नहीं उठी। तुम लोगों की इस बात से भी सब हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, राजघराने की कितनी बदनामी होगी। और बड़ी बहू, तुम तो राजघराने से हो, तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि किसके साथ किस तरह से पेश आया जाता है। लेकिन तुमसे ज्यादा तहजीब तो संध्या में है, जिसे तुम आजकल नीचा दिखाती रहती हो। लेकिन इस बिचारी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संध्या से माफी मांगी और अब वो लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब इन बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत नहीं रही बेटी कि मैं इस गरीबी से लड़ सकूं। बाबा, मैंने कितनी बार कहा तो है आपको कि अब आप आराम करो और मुझे काम करने दो। पर मेरे रहते हुए तू काम क्यों करेगी बेटी? रुक जा, मैं करता हूँ कुछ, ढूंढता हूँ अपने लिए कुछ नया काम धंधा। कोई जरूरत नहीं है बाबा, आपने सारी उम्र मेरा ख्याल रखा है, तो अब घर मुझे संभालने दो पूरी तरह से। पर राधा तो काम भी करेगी और फिर घर के काम भी। अरे क्या क्या करेगी तू बेटी? मैं सब कर लूंगी बाबा, आप चिंता मत करो और मुझ पर भरोसा रखो। उसी दिन से राधा काम ढूंढने में लग गई और फिर वो पास के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और फिर एक दिन हरिराम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आप चिंता मत करो बाबा, मैं आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, आपका बढ़िया से बढ़िया इलाज कराऊंगी। और इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरी लाडो? मैं हमारी सारी जमीन बेच दूंगी बाबा। नहीं, वो खेत मैंने तेरी शादी के लिए बचा कर रखा है। अगर वो खेत भी मैं खा गया तो फिर तेरी शादी कैसे होगी? नहीं नहीं, अब मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया बाबा? इससे पहले कि यमराज पधारे मैं तेरी शादी कर दूंगा। आप कहीं नहीं जा रहे हैं बाबा, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। एक दिन तो सबको ही जाना है बेटी, तू चिंता मत कर, मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दे। फिर हरिराम जी जान से राधा के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगा और फिर एक दिन राधा के लिए सामने से एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरी राधा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ, यकीन करना मुश्किल तो है, पर भाई साहब ये तो बताओ कि आप दहेज में क्या दोगे हमें, मतलब कि अपनी लड़की को। देखिए, मेरे पास बस एक ये झोपड़ी और रोड किनारे एक छोटा सा खेत है और ये सब राधा का ही है। अच्छा, बस इतना ही? चलिए ठीक है, फिर हम आपको सोचकर बताते हैं। ललिता का लालच देखकर राधा को बहुत गुस्सा आया और मेहमानों के जाते ही उसने अपने बाबा से कहा, बाबा मुझे नहीं करनी इनके यहाँ शादी, कितने लालची लोग हैं ये। अरे मेरी बच्ची, सारी दुनिया ही दहेज की लालची है, क्या करें। और तू ये सोच कि कितना बड़ा घर है इनका, अपने ससुराल जाकर राज करेगी तू राज। उधर ललिता और उसके परिवार ने जब हरिराम का वो खेत देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे ये खेत तो कम से कम 15-20 लाख रुपए का होगा। हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो। पता नहीं बुढ़े को इस खेत की कीमत का अंदाजा भी है या नहीं। एक खेत मिल जाएगा और गांव वाली जमीन भी। सही सौदा है पापा मम्मी।
चुप कर बेवकूफ, गांव की जमीन पर उस बुढ़े की झोपड़ी है। अगर तूने जमीन मांग ली तो फिर बुढ़ा कहाँ रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे साथ ही रहने को आ जाए। इसीलिए फिलहाल ये खेत ले लेते हैं और जब बुढ़ा टाइम बोल जाएगा तो फिर वो जमीन भी अपनी। और इस तरह खेत और जमीन के लालच में अटल और ललिता ने अपने बेटे नवीन की शादी राधा से करवा दी। अब राधा ललिता के घर की बहू बनकर आ गई। ललिता का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। राधा अपने कमरे में बैठी हर एक चीज को निहार रही थी। तभी ललिता की गूंजती हुई आवाज आई, राधा, ओ राधा, चल आजा जल्दी से, आकर खाना खा ले। आई माँ जी। राधा जैसे खाने की मेज पर बैठी तो उसने देखा कि मेज पर जितने बर्तन रखे थे वो सब चांदी के थे। देख रही है राधा, इसे कहते रईसी। तेरे तो भाग ही खुल गए हमारे घर की बहू बनकर। तुमने तो शायद कभी कांच के बर्तन भी ना देखे हो, पर आज से तुम इन चांदी के बर्तनों में खाना खाओगी। तुम्हें भगवान का शुक्र करना चाहिए। हाँ और क्या, पता है मेरे बेटे के लिए एक से एक बड़े घर के लोगों का रिश्ता आया था, पर वो तो मेरा नवीन बड़ा दयालु है, उसे तुम पर और तुम्हारे बाबा पर तरस आ गया, वरना इसकी शादी में 2-2.5 करोड़ तो आराम से मिल जाते। राधा समझ गई थी कि उसका पाला बहुत ही लालची और घमंडी लोगों से पड़ा है, लेकिन शादी तो हो चुकी थी तो वो मजबूर थी। फिर एक दिन वो ऐसे ही बैठे बैठे कुछ सोच रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं देख कर आती हूँ माँ जी। राधा ने दरवाजा खोला तो वहाँ एक बूढ़ा लंगड़ा भिखारी खड़ा था जो पैसे मांगने के लिए आया था। हमेशा सौभाग्यवती रहो बेटी, कुछ मदद कर दो बाबा की। जी आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। राधा कमरे में गई और कुछ पैसे निकालने लगी। तभी उसे नवीन के जोर जोर से हंसने की आवाज आई जो छत से आ रही थी। राधा दरवाजे पर गई तो वहाँ कोई नहीं था। क्या बात राधा, किसे ढूंढ रही हो? वो एक बाबा आए थे ना पैसे मांगने। बुड्ढा, उस पर तो मैंने पानी की बाल्टी उड़ेल दी। पता है कितनी फुर्ती में भागा वो। बैसाखी के साथ कैसे भाग रहा था, सच में देखने लायक नजारा था। ये तो बहुत गलत किया आपने। मुझे मत सिखा क्या गलत है और क्या सही, जाके अपना काम कर, समझी? राधा अच्छे से समझ गई थी कि उसके ससुराल वाले भले ही चांदी के बर्तनों में खाना खाते हों, लेकिन उनका दिल एकदम काला कोयला था। कुछ दिनों के बाद राधा अपने बाबा से मिलने गांव गई। उसने अपने बाबा को सारी बातें बता दी और फिर, हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरे लोग हैं, बेटी मुझे माफ कर दे। मुझे तो लगा था कि बड़े लोग हैं तो दिल भी बड़ा होगा इनका। हाय, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। अब जो भी है वो मेरी किस्मत है, आगे भगवान की मर्जी। अपने बाबा से मिलने के बाद राधा अपने ससुराल लौट गई। उसने बस से उतर पैदल ही अपने ससुराल की तरफ चलने लगी। तभी उसे रास्ते में वही भिखारी दिखाई दिया जो उस दिन उसके ससुराल आया था। बाबा मेरे पति को माफ कर दो। तुम जैसे घमंडी लोगों का नाश निश्चित है। तुमने एक भिखारी का मजाक उड़ाया है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया है। तुम देखना, तुम्हारा ये सोने जैसा महल, चांदी के बर्तन, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन। ये मेरी बद्दुआ है। पर बाबा, मैं तो आपको देने के लिए पैसे लेने गई थी। इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे तो ऐसी सजा मत दो आप। तेरी भलाई इसी में है कि उन लालची और घमंडी लोगों को छोड़ दे और चली जा कहीं, वरना तू भी भुगतेगी। ये कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। राधा समझ चुकी थी कि अब उसके ससुराल का अंत निश्चित था, तो वो ससुराल जाने की बजाय अपने बाबा के पास वापस आ गई। क्या हुआ राधा, तू वापस नहीं बाबा, अब मैं यहीं रहूंगी। अच्छा किया आपने जो वो सड़क किनारे वाला खेत मेरे नाम किया। अब मैं वहीं एक ढाबा खोलूंगी और जब भी मेरे ढाबे पर कोई गरीब आएगा तो वो कभी भूखे पेट वापस नहीं जाएगा। राधा ने अपनी झोपड़ी और गांव की जमीन बेचकर रोड किनारे वाले खेत पर एक ढाबा खोल लिया और खूब पैसे कमाने लगी। उसने अपने बाबा का बढ़िया इलाज कराया, जिससे हरिराम भी काफी स्वस्थ हो गया। फिर कई साल बाद जब राधा अपने ढाबे पर आराम से कुर्सी पर बैठी थी, तभी उसने देखा कि उसके सामने फटे पुराने कपड़ों में अटल, ललिता और नवीन खड़े थे। कुछ मदद कर दो बेटी। अरे राधा, तुम, ये क्या हाल हो गया आपका माँ जी? पापा जी, ये सब क्या हुआ? क्या बताएं राधा, पता नहीं किसकी हाय लगी। तेरे जाने के बाद सब बर्बाद हो गया। फैक्ट्री जल गई, घर नीलाम हो गया और धोखाधड़ी के इल्जाम में 3 साल की सजा भी हो गई। कल ही जेल से बाहर आए और कल से ही एक निवाला नहीं गया मुंह में। पर अब सब ठीक है। हाँ, तेरा इतना बढ़िया ढाबा है तो हम तो अब से यहीं रहेंगे, अपनी प्यारी बहू के पास, और बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, है ना नवीन? अपनी सास की बात सुनकर राधा मुस्कुराई और वहीं ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी से जोर से बोली, देख तो छोटू, 3 लोग आए हैं और गरीब लगते हैं। एक काम कर, तीनों के लिए वो स्पेशल वाली थाली लगा दे और पैसे मत लेना। और हाँ, जाते हुए इन्हें वो चांदी के वर्क वाली बर्फी जरूर दे देना। इतना कहकर राधा अपनी कार में बैठी और वहाँ से चली गई। नवीन और उसके ससुराल वाले उसे देखते ही रह गए। अब उनकी आंखों में सिर्फ पछतावा और दुख था, क्योंकि इससे ज्यादा उन्होंने कभी कुछ कमाया ही नहीं।